नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र में जो नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है आगामी 15 जनवरी को, और इन 29 नगर पालिकाओं में जो मुंबई बीएमसी का चुनाव है, ये आप कह सकते हैं कई छोटे छोटे राज्यों के विधानसभा चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में काफी महत्व रखता है, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है ना, मैंने जैसा बताया कि कई अन्य छोटे छोटे राज्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए है कि बीएमसी का बजट का जो साइज है वो कई राज्यों के बजट से अधिक है। और दूसरा, देश की औद्योगिक राजधानी है मुंबई। और तीसरा, उससे भी बड़ी बात है कि देश की राजनीति में एक महाराष्ट्र का जो अपना एक कद है वो कई कारणों से है। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज देश में सत्ताधारी पार्टी है, 10 वर्षों से 11 साढ़े 11 वर्षों से देश पे शासन है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन आरएसएस का मुख्यालय भी महाराष्ट्र में है, नागपुर में है। तो इसीलिए मुंबई बीएमसी का चुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी प्रतिष्ठा का है, आप इन बातों से अनुमान लगा सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक रणनीति का सवाल है, बीएमसी के चुनाव के लिए अब जैसा सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में 3 दलों की मिलीजुली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना का जो फैक्शन है, और दूसरा एनसीपी का जो फैक्शन है अजित पवार का गुट। ये तीनों दलों की मिलीजुली सरकार है। लेकिन जो बीएमसी का चुनाव है उसमें अजित पवार की पार्टी एनसीपी को बीजेपी और शिवसेना ने, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने एक भी सीट नहीं दी है। आपस में ये दोनों ने सीटें बांट ली है और अजित पवार चुप है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? सोचकर देखिएगा मित्रों। सच्चाई यह है कि ये तीनों दलों की संयुक्त रणनीति है। तीनों दलों की, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और एनसीपी अजित पवार वाली, इन तीनों दलों की यह संयुक्त रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी अब तक 227 वार्ड हैं बीएमसी के अंदर। इनमें अब तक जो समझौता हो चुका है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके अनुसार, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं और उनके अनुसार बीजेपी 128 सीटों पर लड़ रही है, शिवसेना 79 सीटों पर लड़ रही है और 20 सीटों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इन 20 सीटों पर फैसला जो है आप कह सकते हैं 30 तारीख तक हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और यह फैसला करने का अधिकार सौंप दिया गया है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, कि ये दोनों आपस में बातचीत करके जो फैसला करेंगे दोनों दलों को मान्य होगा। तो चर्चा ये निकल कर आ रही है, उन 20 सीटों को अगर हम आधा आधा कर दें तो भी मैक्सिमम 90 सीट मान के चलिए, मैक्सिमम 90, उम्मीद है 85 के आसपास सीटों पर लड़ेगी शिवसेना एकनाथ शिंदे, और लगभग 140 सीट पे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। 138-40 ऐसे ही कुछ होगा आंकड़ा जिस पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ेगी चुनाव। लेकिन एनसीपी अजित पवार की पार्टी आउट। ये कैसे हो गया? और एनसीपी अजित पवार चुप क्यों है? तो अब आप समझिए कि मामला क्या है। मामला यह है कि एनसीपी नवाब मलिक के नेतृत्व में मुंबई का चुनाव लड़ना चाहता है। अजित पवार नवाब मलिक को एनसीपी का चेहरा बनाकर बीएमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे का, यह मराठा हिंदुत्व और विकास, ये 3 मुद्दों का कॉकटेल बनाना चाहती है। बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, ये दोनों मिलकर जो है हिंदुत्व, मराठावाद और विकास, इन तीनों का कॉकटेल बनाना चाहती है। और मुकाबला किससे? मुख्य मुकाबला होना है कांग्रेस पार्टी से, जिसका कि गठबंधन 2 दलित पार्टियों के साथ है, वंचित विकास अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर का, और एक और जो आरएसपी है, राष्ट्रीय समाज पक्ष, महादेव जानकर का। इनकी साथ गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का।
और शिवसेना और मन से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। अब ये त्रिकोणात्मक मुकाबला अब तक दिख रहा है। इस मुकाबले में क्या स्थिति है देखिए, मराठा, जब से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आए तो ऐसा मानना है लोगों का कि मराठा वोट का कंसोलिडेशन हो सकता है उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के पक्ष में। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है राज ठाकरे के मुद्दे पर और मुसलमान दलित के मुद्दे पर। बात को समझिए, राज ठाकरे के मुद्दे पर इसलिए कि राज ठाकरे प्रतीक हैं उत्तर भारतीयों के विरोधी के रूप में। तो चूंकि कांग्रेस का आकलन था कि अगर उद्धव ठाकरे का तालमेल राज ठाकरे के साथ होता है तो गठबंधन को उत्तर भारतीयों का वोट नहीं मिलेगा, और कांग्रेस उत्तर भारतीयों के वोट का स्टेक होल्डर है। बड़े बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जो उत्तर भारतीयों का वोट कांग्रेस के साथ लेकर आते रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, तो राज ठाकरे के कारण वो वोट नहीं मिलने की संभावना है। तो इसलिए एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के रहते कहीं ना कहीं शिवसेना के लोग हिंदुत्व की बात करते ही है, और इनका आकलन है, एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कि हम कितना भी हिंदुत्व का वोट का नाम लेंगे, कितना भी बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद अमर रहे करेंगे, तब भी मुसलमानों की मजबूरी है कि हमें वोट देगा ही देगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि इस कारण से मुसलमानों ने कई जगह AIMIM को चुना, कई जगह निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट डाल दिया। लेकिन जहां जहां शिवसेना का बड़ा प्रभाव था वहां वहां मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। तब तो कांग्रेस का जो आधार है उत्तर भारतीयों का, मुसलमानों का और दलितों का, ये सब आधार खत्म। कांग्रेस तब तो एक प्रकार से बिहार उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर कंप्लीट निर्भर हो गई, वही स्थिति हो जाएगी महाराष्ट्र में कि कांग्रेस को एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे के कंधे का सहारा लेना पड़ेगा 5 साल के बाद। इसलिए समय रहते कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भांपा और अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया इन दो दलितवादी पार्टियों के साथ मिलकर। तो ये चुनाव जो त्रिकोणीय होना है, तो मराठा वोट का स्टेक होल्डर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन, दलित मुसलमान और जो उत्तर भारतीय हैं, इस वोट पर कांग्रेस पार्टी की नजरें टिकी है। तो बीजेपी ने और शिवसेना ने हिंदू का कार्ड खेलना मुश्किल होगा इन लोगों के लिए। केवल हिंदुत्व के कार्ड के आधार पर अगर मराठा कट गया, उत्तर भारतीय कट गए, तब तो मामला नहीं बनेगा। तो अब मुसलमानों के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति को एक तरह से आप कह सकते हैं डीरेल करने के लिए बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर, चूंकि एनसीपी ने घोषणा किया कि हम लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव नवाब मलिक के नेतृत्व में। सना मलिक उनके बेटा भी हैं, विधायक भी हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी के लोगों ने चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया था। खुलकर कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि नवाब मलिक के परिवार के लोगों के खिलाफ के समर्थन में हम कभी भी जो है कोई प्रचार नहीं करेंगे। तो इसलिए एनसीपी को, अजित पवार की पार्टी को एक रणनीति के तहत अलग लड़वाया जा रहा है, जिससे कि वो बीजेपी और शिवसेना का जो विरोधी वोट है, एंटी हिंदू वोट जो से आप कह सकते हैं, एंटी हिंदुत्व वोट, एंटी हिंदू मत कहिए, एंटी हिंदुत्व का वोट कहिए, उस वोट बैंक में बंटवारा कराने के लिए। और चर्चा यह भी है कि अजित पवार के उम्मीदवार भी इसी रणनीति के इर्द गिर्द होंगे। मतलब अजित पवार की पार्टी अधिकतर उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर कि मुसलमानों की आबादी, दलितों की आबादी अच्छी खासी है, और ऐसा उम्मीदवार जिससे कि वो बीजेपी और शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसके उम्मीदवारों की जीत को आसान कर सके। तो ये गेम बीजेपी का, अजित पवार का और एकनाथ शिंदे का एक तरफ कह सकते हैं आपकी एकदम
और बीजेपी की ही रणनीति के आधार पर आप देखिए कि पूना में जहां चाचा भतीजा का मिलन होने वाला था, तालमेल होने वाला था पूना नगर पालिका चुनाव के लिए, वहां भी मामला गड़बड़ा गया है। तो ये सब, चूंकि आज की राजनीति में मित्रों एक बात तो आप भी मानेंगे ना कि जहां जितने भी राजनीतिक दल हैं, भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, जहां वो सोचने की सीमा उनकी खत्म होती है, वहीं से बीजेपी के लोग शुरुआत करते हैं। कोई शक है इसमें? नहीं है ना। जहां जो बीजेपी के विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, जहां उनके सोचने की, उनकी रणनीति बनाने की, उनकी प्लानिंग की सीमाएं खत्म हो जाती है ना, वहीं से बीजेपी सोचना शुरू करती है। और यही कारण है कि आप देखिए कि जब से 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम आया, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पहली बार अपने बलबूते पर बहुमत पाने से चूक गए, तब से भारतीय जनता पार्टी कितनी आक्रामक हो गई है चुनाव अभियान में। मतलब कोई स्पेस छोड़ना नहीं चाहती अपने विपक्षियों के लिए, कोई मुरव्वत नहीं करना चाहती। और यही लगातार आप देख लीजिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से केवल बीजेपी एक झारखंड राज्य का चुनाव हारी है, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं हारी। हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली चुनाव जीता, बिहार का चुनाव जीता, और कोई भी राज्य का चुनाव छोटे मोटे मार्जिन से नहीं जीता है, सबसे बड़ी मार्जिन से जीता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, चाहे वो हरियाणा का परिणाम हो, चाहे वो महाराष्ट्र का परिणाम हो, चाहे वो बिहार का परिणाम हो, या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम हो, नरेंद्र मोदी के सेंटर स्टेज में बीजेपी में आने के बाद से यह सबसे बेहतर आंकड़ा है इन चारों राज्यों का। झारखंड में बीजेपी इसलिए चूक गई कि बीजेपी आदिवासी मतों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई, इसलिए कि स्थानीय कारणों से बीजेपी हारी वहां। वरना आप अनुमान लगा सकते हैं 80% का स्ट्राइक रेट, अनुमान लगाइए आप। महाराष्ट्र में बीजेपी का 90% का स्ट्राइक रेट, बिहार में बीजेपी का अपना 90% का स्ट्राइक रेट। चमत्कार है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसका विश्लेषण, जिसकी तह में जाकर उसके नकारात्मक सकारात्मक हर पक्ष को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हम लगातार लेकर आते हैं पॉलिटिकल आइडिया के मंच से आपके लिए उसका विश्लेषण। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।